कल हम लोग स्टार्ट कल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे यूनिट 6 का पार्ट 1, जो कि जनरल साइकोलॉजी है, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी कि उसका जो सिलेबस है वो 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, बिहेवियरल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इन 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जिनमें से कि स्टार्टिंग का एक टॉपिक स्लीप स्टेजेस और स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके बारे में हमने कल बात करी थी। क्विकली इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने जो जो टॉपिक्स पढ़े थे वो क्या थे, ताकि जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे उन लोगों को भी एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया हो जाए इस बारे में। सबसे पहले हमने बात करी थी कि अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। जब हम योग में बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस को हिंदी में जो हम चेतना शब्द से जानते हैं, उसकी डेफिनेशन और साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन काफी डिफर करती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट साइकोलॉजी की, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली फोकस करेंगे उन डेफिनेशंस पे और उस मीनिंग पे जो कि साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस का मीनिंग लिया जाता है। तो कॉन्शियसनेस के लिए जो एक फिलोसोफर रहे हैं डैनियल डेनेट, उनकी एक बुक है कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन्ड, 1991 में ये बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक में कॉन्शियसनेस को बोला गया है कि कोई एक सिंगल स्ट्रीम या सिंगल चैनल ऐसा नहीं है जिसके बेस पे कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया जा सके, रादर देन ये मल्टीपल चैनल्स को हैंडल करता है। अपने आप में इसके जो टास्क हैं वो मल्टीपल होते हैं, इसलिए बहुत सारे काम ये एक साथ कर पाता है और इसको डिफाइन करने के लिए भी हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को इन्वॉल्व करना आवश्यक है। तो कॉन्शियसनेस की जो डेफिनेशन साइकोलॉजी में दी जाती है पर्टिकुलरली, वो अवेयरनेस से रिलेटेड है। अवेयरनेस मतलब आप कितना अलर्ट हैं, प्रेजेंट में आप चीजों को कितना अवेयर होके ग्रैब कर रहे हैं। तो अवेयरनेस किन चीजों के लिए, जो आप आउटसाइड देख रहे हैं, अवेयरनेस टुवर्ड्स एवरीथिंग विच इज आउटसाइड एंड इनसाइड यू। जो भी आपके बॉडी में इंटरनली चीजें चल रही हैं, चाहे वो कॉग्निटिव बेस पे चल रही हैं, चाहे फिजिकल बेस पे चल रही हैं, या फिर जो भी आप बाहर देख रहे हैं अपने सामने, आपके एनवायरनमेंट में आसपास जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, उनको आप किस तरह से ग्रैब कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी अवेयरनेस कैसी है। उस अवेयरनेस के काउंट को ही कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया है इन साइकोलॉजी। अब इस कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी में, तो हम जनरली देखते हैं कि बाहर हमने जो चीजें ऑब्जर्व करी और अंदर हम जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड, उन दोनों का ही इफेक्ट हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। तो कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन साइकोलॉजी में दी जाती है, दैट इज अ टाइप ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स एवरीथिंग विच इज आउटसाइड एंड इनसाइड अस, जो हमारे बिहेवियर को ऑर्गेनाइज या फिर अफेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इस इनसाइड और आउटसाइड में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, सब कुछ जितना भी आप बाहर एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, और इनसाइड में वो सारी चीजें जो आपके बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जैसे कि थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशन है, इन सब का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, कॉन्शियसनेस के थ्रू। तो जब भी हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस की साइकोलॉजी के अंदर, तो हम उसको वेकिंग कॉन्शियसनेस के नाम से भी जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज वेकिंग कॉन्शियसनेस। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि योग में जब हम बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस में कुछ चीजें डिफर होती हैं, साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस को केवल हम अवेयरनेस से रिलेट करके चलते हैं। तो जब हम अलग अलग स्टेट्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि हमने कल भी बात करी थी, एक स्थिति वो है कि अभी हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सामने हमारे स्क्रीन खुली हुई है, हम एक वॉइस को सुन रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट कई बार हम बीच में भटक जाते हैं, चीजें डिसऑर्गेनाइज होने लगती हैं। तो ये जो डिसऑर्गेनाइजेशन है ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम एक डिफरेंट स्टेट में चले जाते हैं। किसकी डिफरेंट स्टेट में, कॉन्शियसनेस की डिफरेंट स्टेट में। तभी तो ऐसा हो रहा है कि जो चीजें हमारे सामने हैं, जो आउटसाइड हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन चीजों के प्रति हमारी अवेयरनेस जो है वो फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट करती है मतलब कि वो कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो ये जो डिफर एक्सपीरियंसेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, हमारी जो वेकिंग कॉन्शियसनेस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के कारण होते हैं। और जितने वेरिएशन कॉन्शियसनेस की स्टेट्स में हैं, उतने ही वेरिएशन आपको कॉन्शियसनेस से रिलेटेड डिजीज में देखने के लिए मिलेंगे। जो जितने वर्क कॉन्शियसनेस कर रही है हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी के बाहर, जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, उन सभी में अगर हम ये समझ जाएं कि कॉन्शियसनेस के क्या क्या काम है, तो उन्हीं से रिलेटेड चीजें हमें पता चलेंगी कि हमें स्टडी करनी है। तो जब हम बात करते हैं एक्टिविटीज ऑफ कॉन्शियसनेस की, यहाँ पे हमें 4 मेन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग और इंट्यूटिंग। थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सोचना। किसी भी चीज को जब हम सोच रहे हैं, जैसे अभी प्रेजेंट में हम लें कि जो वर्ड्स हम सुन रहे हैं, जो वर्ड्स हमारे सामने लिखे हुए हैं,
हम उनको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। तो एक साथ 3-3 सेंसेशंस हमारे काम कर रहे हैं और उस सोचने की जो प्रक्रिया है, वो एक्चुअल में हमारा ब्रेन तो एक ऑर्गन है आपका, लेकिन ब्रेन के अंदर कौन-सा ऐसा पार्ट है जो इसको काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो है उस ब्रेन की कॉन्शियसनेस। तो ब्रेन उन चीज़ों को सोच रहा है, जो चीज़ें उसको बाहर दिख रही हैं, सुन रहा है वो या आँखों के माध्यम से ब्रेन उन चीज़ों को समझ पा रहा है। उन चीज़ों को देखकर, उनको सोचकर कुछ फीलिंग्स जनरेट होती हैं हमारे मन में। उन फीलिंग्स का काम भी कॉन्शसनेस के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सेंस करते हैं। सेंस करना इन द सेंस कि आपके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको महसूस कर पाते हैं। जैसे मैंने कल एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर आपका फैमिली मेंबर कोई किसी परेशानी में है और उन्होंने आपको नहीं इन्फॉर्म किया है, तो आप उस चीज़ को इंटरनली अनुभव करने लगते हैं कि कुछ अच्छा-सा नहीं लग रहा है या फिर आपको कई बार ऐसा महसूस होता है कि अचानक से आपका मूड खराब हो गया है। बाद में पता चलता है कि उस वक़्त पे आपके घर में या फिर आपके पेरेंट्स के साथ या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा था कि आपको उस वक़्त वहाँ होना चाहिए था। तो वो चीज़ें इंटरनली हमारी कॉन्शसनेस सेंस करने लगती है, लेकिन फिजिकली हम उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या फिजिकल बॉडी में वो चीज़ें झलक नहीं पाती, बिहेवियर में नहीं आ पाती। उसके बाद फोर्थ एक्टिविटी जो है कॉन्शसनेस की वो है इंट्यूटिंग। चीज़ों का जैसे हम बोलते हैं कि इंट्यूशंस आ रहे हैं। इन फ्यूचर कुछ होने वाला है, हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है और कई बार वो चीज़ें सच होती हैं। तो उन चीज़ों का बोध होना जो अभी तक नहीं हुई हैं, मतलब फ्यूचर का बोध होना या फिर जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उनका बोध होना बिना उनके बारे में जाने, उसको बोला जाता है इंट्यूशन यानी कि इंट्यूटिंग। तो कॉन्शियसनेस की ही एक्टिविटी है इंट्यूशंस क्रिएट करना। अब जब हम बात करते हैं कि ये 4 कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज़ हैं, तो जैसे-जैसे थिंकिंग लेवल चेंज होगा, उसके बेस पे कॉन्शियसनेस की स्टेट्स भी चेंज होंगी या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस के बहुत सारे अलग-अलग लेवल्स हैं। हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति जिस लेवल पे एग्ज़िस्ट करता है, उसका थिंकिंग पैटर्न, उसकी फीलिंग्स, उसके सेंसेशन और उसके इंट्यूशन उस पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस लेवल पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति जो योग के आसनों के अभ्यास में अभी कुछ मात्र 2-3 महीने से आया है और कोई व्यक्ति जो योग आसनों के अभ्यास में पिछले 10 सालों से है, तो उन दोनों का आसनों को फ़ील करने का जो पैटर्न है वो अलग होगा। दोनों का आसनों में होल्डिंग का तरीका अलग होगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति केवल शारीरिक लेवल पे आसनों को समझ रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति लंबे समय से उन चीज़ों का अभ्यास कर रहा है, वो उन उसकी फीलिंग्स उनके साथ अटैच हो गई हो। कोई एक पर्टिकुलर पोज़ीशन ऐसी हो, कोई एक पर्टिकुलर आसन ऐसा हो जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता हो। तो ये जो फीलिंग्स, थिंकिंग ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये कॉन्शियसनेस के अलग-अलग लेवल्स पे डिपेंड करती हैं। तो अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, कौन-कौन से अलग-अलग लेवल्स हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं? तो हमारी जितनी मेंटल एक्टिविटी है, उसका एक पैटर्न है और उसकी एक क्वालिटी है। जब उसका पैटर्न और उसकी क्वालिटी दोनों में थोड़ा भी शिफ्ट आता है, उसी की वजह से आपके कॉन्शियसनेस के जो स्टेट्स हैं वो अल्टर करने लगते हैं। अल्टर करते हैं मतलब चेंज होने लगते हैं। जैसे कि हम सिंपल एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके थॉट्स बहुत डिसऑर्गनाइज़्ड हैं, बहुत मिक्स मैच्ड हैं, फ़ज़ी से हैं बहुत ज़्यादा, वो अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके विचार बहुत ऑर्गनाइज्ड हैं और वो सब चीज़ों को लेके बिल्कुल क्लियर है, चाहे कोई भी परेशानी आए वो उसका बहुत सटीक सा एक सॉल्यूशन निकाल लेता है। तो ये जो डिफरेंस है फज़ी और डिसऑर्गनाइज्ड थॉट्स का किसी एक व्यक्ति के लिए और वही दूसरा व्यक्ति उसी एनवायरनमेंट में रह के बहुत ऑर्गनाइज्ड थॉट के साथ बहुत ही एक स्कैटर्ड वे में ना चलते हुए एक पर्टिकुलर पाथ पे कंटिन्यू अपनी लाइफ जर्नी को फॉलो करता है। तो ये जो 2 गैप हैं ये किसकी वज़ह से आते हैं? क्योंकि एक इंसान का जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो कंपैरेटिवली दूसरे के सापेक्ष या तो कम है या फिर ज़्यादा है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी अलर्टनेस जो है वो बढ़ जाती है एनवायरनमेंट के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति या फिर और लोगों की सोच के प्रति। जैसे आपने कभी महसूस किया हो अगर, जो लोग बहुत लंबे समय से कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का अभ्यास करते हैं, वैसा अगर उन्हें कहीं अपने आस-पास दिखता है तो वो उस चीज़ को सेंस कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से किसी ने एक्यूप्रेशर सीखा हो, आस-पास किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो आपको पता है कि एक्यूप्रेशर के कौन से पॉइंट से वो प्रॉब्लम उनकी ठीक हो सकती है। आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप उनको जाके हेल्प करें। अगर आपकी अलर्टनेस है इतनी कि आपने वो चीज़ें सीखी हैं और आप उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो दर्द में है। लेकिन
कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उनकी अलर्टनेस इस लेवल की नहीं होती, उनके पास में ही कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जरूरतमंद स्थिति में होता है, बट फिर भी वो उस चीज की तरफ, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करेंगे, वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो उस चीज को ध्यान ही नहीं देते, उनकी जो अलर्टनेस है एनवायरनमेंट के प्रति या अपने आसपास के लोगों के प्रति वो कम होती है, जबकि कुछ लोगों की अलर्टनेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये इंक्रीज अलर्टनेस जो है ये भी कॉन्शियसनेस की अल्टर्ड स्टेट का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। डे ड्रीमिंग, जैसे दिन में बैठे बैठे हम लोग सोचने लगते हैं, मतलब एक बोलते हैं कि दिन में सपने देखने वाली जो बात है, उसका मतलब ये है कि आप बैठे कहीं और हैं, आप प्रेजेंट में कहीं और है, आपके ख्यालों में कुछ और चल रहा है। जैसे लाइव एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपके सामने लेक्चर एक चल रहा है, आप उस लेक्चर को देख जरूर रहे हैं, सुन जरूर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और ही है, आप किसी और ही चीजों के बारे में ड्रीम कर रहे हैं कि अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा तब हमें ये काम करना है, या फिर अभी लेक्चर खत्म हुआ तो उससे पहले हम कुछ और काम कर रहे थे। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब डे ड्रीमिंग के एग्जाम्पल्स हैं, और डे ड्रीमिंग जो है वो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का एक एग्जाम्पल है। सेम उसी तरीके से मेडिटेटिव स्टेट्स जो हैं, स्क्रीन पे ये किसने कर दिया है? आप लोग अपनी स्क्रीन को प्लीज ना छेड़ें। हिप्नोटाइजेशन, मेडिटेटिव स्टेट और स्लीप, ये तीनों भी अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम बात करें कि अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ से और क्यों आते हैं, ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी है जो सारे के सारे अल्टर्ड स्टेट को दिखाने का काम करते हैं। अगर हम सोचें एक एक कंडीशन के बारे में अलग अलग कि स्लीप क्या है, डे ड्रीमिंग क्या है, फजी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स क्या हैं, तो ये सारे ही चीजें आपके जो बिहेवियर है उसको डिफरेंशिएट कर सकती हैं। जब आप अलर्टनेस की इंक्रीज स्टेट में है तो आपकी थॉट पैटर्न कुछ अलग होंगे, जब आप डे ड्रीमिंग वाली कंडीशन में है तो हो सकता है आपकी इंक्रीज जो अलर्टनेस है वो कम हो जाए, जब आप मेडिटेटिव स्टेट में है तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी और ज्यादा डेवलप हो जाए, कुछ सेंसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और स्लीप में जब हम होते हैं तो स्लीप में अपने आप में 4 से 5 आपके लेवल्स होते हैं, जिनके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, उनको आज भी हम शॉर्ट में एक बार देखेंगे। तो स्लीप भी अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की आपकी एक स्टेट है। इसके बाद ये टॉपिक हमने कल नहीं किया था। सर आप अभी अगर ऑनलाइन है तो आप जरा देख सकते हैं किसी ने ये ग्रीन कलर की लाइन स्क्रीन पे चला दी है, अगर ये रिमूव हो सके तो। तो अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि एक नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट, जिसको हम नॉर्मल अवेयर स्टेट बोल रहे हैं, उस स्टेट में क्लाउडिंग, ड्राउजीनेस या स्पॉर जैसी कंडीशंस आने पर कॉमा वाली स्थिति आ सकती है। यानी कि जब आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल कंटिन्यू डाउन जा रहा है, तो आपका कॉमा का नाम हर किसी व्यक्ति ने ऑलमोस्ट सुना होता है। एक ऐसी स्थिति जब पेशेंट जो है वो सब कुछ सुन पाता है, महसूस कर पाता है, लेकिन उसके मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो एक्टिवेट नहीं रहते, तो जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्स एक्शन उसका खत्म हो जाता है, वो उन चीजों के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। लेकिन नॉर्मल कॉन्शियसनेस से कुछ ऊपर की स्टेट्स हैं, जैसे कि प्री कॉन्शियस माइंड है आपका, अगर आपकी अटेंशन या अवेयरनेस जो इंक्रीज हो रही है, तो प्री कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग है उसको भी आप एसेस कर सकते हैं। और दूसरा, नॉर्मल कॉन्शियसनेस से ऊपर की एक स्टेट और आती है जो सेकंड स्टेज है, ड्यूरिंग द स्लीप या ड्यूरिंग द डीप स्लीप, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी कि डीप स्लीप के समय पर आपकी बॉडी रिस्टोरेटिव मोड में जाती है, बॉडी के जितने फंक्शंस रिस्टोर होते हैं वो सब डीप स्लीप के समय पर ही होते हैं। तो जितना भी आपकी ब्रेन डिजीज है, ऑलमोस्ट जब आपका कॉन्शियसनेस का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है तो आपकी जो बॉडी है वो ब्रेन डिजीज की तरफ जाने लगती है। ये कॉन्शियसनेस जो है ये बेसिकली दो टाइप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव लोअरिंग और दूसरा क्वालिटेटिव लोअरिंग। क्वांटिटेटिव मतलब जहां पे आपकी कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी डाउन हो रही है, कितना कॉन्शियस हैं आप। जैसे कि क्लाउडिंग की अगर हम बात करें तो क्लाउडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे क्लाउड नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लाउड का मतलब है बहुत सारी चीजें एक साथ, जैसे बादल होते हैं, क्लाउड्स ऐसे होते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन एक नंबर का क्लाउड है कौन दूसरे नंबर का क्लाउड है, तो मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है। तो क्लाउडिंग का मतलब क्या है, आपके जितने थिंकिंग है, जितना अटेंशन है, परसेप्शन है, मेमोरी है, ये सब जो है डिटेरियोरेट हो जाते हैं, इन सब में
डिस्टॉर्शन आ जाता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन वाली स्टेट में धीरे धीरे आने लगते हैं। तो क्वांटिटी पहले आपकी अवेयरनेस की कम होगी, उसके बाद जाके वो क्वालिटी में कन्वर्ट होता है और लास्टली आप कंफ्यूजन की स्टेट में आते हैं। ड्राउजीनेस का मतलब है कि आप अवेक हैं, यानी कि आप जागे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको नींद आने लगी है। जैसे बैठे बैठे कई बार हम लोग क्लास में सो जाते हैं, तो आपकी जो सेंसिटिव स्टिमुलेशंस हैं उनकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस ड्रिफ्ट करती है टुवर्ड्स द स्लीप, जबकि आप उस वक्त जागे हुए हैं। मतलब हम आंखें खोल के बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, अवेयर होके बैठे हैं, हमारी तरफ से हमें ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल कॉन्शियस हैं, लेकिन आधे से ज्यादा चीजें हमारी ड्रिफ्ट होने की वजह से, जिस तरह से हम नींद की स्थिति में होते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है, थोड़ी देर बाद जब आंख खुलती है तो ऐसा लगता है अरे कुछ रह गया है, इसके पीछे क्या चल रहा था, हमें कुछ याद नहीं होता। तो वो ड्राउजीनेस वाली जो स्टेट है वो तब होती है जब आपकी कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। और अगर आपकी कॉन्शियसनेस और ज्यादा डाउन होती है तो कोमा वाली स्थिति भी आ सकती है, जिसमें कोई भी रिस्पॉन्स या स्टिमुलेशन आपकी बॉडी में नहीं होता है। आप सब चीजों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, लेकिन उसके प्रति आपका जो रिस्पॉन्स है वो खत्म हो जाता है। अगर बात करें क्वांटिटेटिव लोअरिंग की, सॉरी, दिस विल बी क्वालिटेटिव लोअरिंग। क्वालिटेटिव लोअरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी 5 चीजें आती हैं, 5 थिंग आती हैं: डेलिरियम, फ्लक्चुएशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, स्लीप डिसऑर्डर्स, ट्वाइलाइट स्टेट ऑफ स्टूपर। इनको हम आगे डिटेल में जरूर पढ़ेंगे कि ये क्या है। हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कम होती है, जो हमने कल भी स्टडी किया था, अगर धीरे धीरे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो रही है तो आपके मेंटल स्टेट में स्लीप डिसऑर्डर्स जो है वो बढ़ने लग जाएंगे, जैसे अनिद्रा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो इंसोमिया इंग्लिश में उसको बोला जाता है। उस तरह के डिसऑर्डर्स आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में धीरे धीरे बैठने लगेंगे, जिसकी वजह से आप और ज्यादा डिप्रेस फील करने लगेंगे। तो ये जैसे एक स्लीप डिसऑर्डर का एक एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं, सेम उसी तरह से कंफ्यूजन की स्टेट होती है जो क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत डाउन कर देती है, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस की क्वालिटी जैसे जैसे डाउन होती है वैसे वैसे हम कंफ्यूजन की स्टेट की ओर बढ़ते जाते हैं। क्योंकि अभी हमने बात किया कि पहले क्वांटिटी कम होगी कॉन्शियसनेस की, क्लाउडिंग हमारे थॉट्स में, थिंकिंग में, अटेंशन, परसेप्शन में बनने लगेगी। उस क्लाउडिंग की वजह से धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी अलर्टनेस है या अवेयरनेस है, अटेंशन है, वो अटेंशन हमारा कम होने लगेगा। क्या चीज सही है क्या गलत है हम इसमें डिफ्रेंशिएट करना इजीली हमारे लिए नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे क्लाउडिंग की वजह से, क्वांटिटी ऑफ क्लाउडिंग की वजह से बॉडी में या ब्रेन में क्वालिटी आने लगेगी कॉन्शियसनेस की, जिसमें कि हम कंफ्यूज स्टेट में रहने लगेंगे। तो धीरे धीरे जैसे क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी आपकी डाउन होने लगती है कॉन्शियसनेस की, इस तरह की फ्लक्चुएशंस आपके कॉन्शियसनेस में आते हैं। तीसरा, कॉन्शियसनेस में अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिसिटी का एक बिहेवियर होता है। जैसे कि कल भी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया था, मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको कोई मोटर बाइक या साइकिल ही आपको चलाना सीखना है, तो आपको उसकी हैबिट पढ़ने के लिए स्टार्टिंग का कुछ समय अटेंटिवली उसको समझना पड़ता है, अटेंटिवली प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक समय के बाद जब उसको हैबिट, आपकी बॉडी को हैबिट हो जाती है, तो आप उसी काम को करते करते अपना दिमाग और चीजों में भी इंगेज कर सकते हैं। बट सेम थिंग, इसका एक अपोजिट नेचर भी कॉन्शियसनेस में होता है, डिसएसोसिएशन का, जिसमें कि आपके थॉट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन होता है। थॉट्स और एक्शंस के बीच में, जो आप सोच रहे हैं, देयर विल बी अ स्प्लिट बिटवीन योर थॉट्स एंड योर एक्शन, लाइक डे ड्रीमिंग। जैसा भी हमने एग्जांपल में समझाया कि आप क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में आपके कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में जब आप होते हैं, तो सामने वाला आपको कितना भी कुछ समझा ले, कितना ही आपको मोटिवेट कर ले, क्या होता है नॉर्मली कि स्ट्रेस की कंडीशन में आप उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं और थॉट्स और एक्शंस के बीच में एक स्प्लिट आ ही जाता है। तो इस तरह से अल्टर्ड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर हम समझना चाहें तो हम क्वांटिटी के आधार पर और क्वालिटी के आधार पर समझ सकते हैं। ये एक डायग्राम है, कल हमने इसको नहीं समझाया था, तो सभी लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। ये किन किन चीजों को बताना चाह रहा है डायग्राम। यहाँ पे 3 डायमेंशंस में बात की गई है। पहला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की, यानी कि आप कितने अवेक हैं, कितने आप जागे हुए हैं। यहाँ से सेंटर से बाहर की तरफ आप जो आएंगे उसमें आपकी अवेकनेस ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये वाली जो आपकी लाइन है ये कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है, ये उसके लेवल की यानी कि क्वांटिटी की बात कर रहा है। और यहाँ जो ऊपर वाली डायमेंशन है ये बिहेवियर में
जो आपकी मोटर एबिलिटी है, यानी कि कॉन्शियसली, जैसे अभी हमने बात करा कि कुछ चीजों को हम सेंस कर पाते हैं, वो चीजें हमारे ब्रेन में अटैक करती हैं, हम उनको महसूस कर पाते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, लेकिन बिहेवियर में उन चीजों को हम नहीं ला पाते, यानी कि आपकी बॉडी उन चीजों को समझ नहीं पाती। तो इन तीनों डायमेंशंस में अगर हम बात करें, जब आप उठे हुए हैं पूरी तरह से, कॉन्शियसली अवेक हैं, तो वो कंडीशन कौन सी है? जब आपका बिहेवियर, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन सिस्टम है वो भी एक्टिव है, जो आपकी अवेयरनेस है, कंटेंट ऑफ अवेयरनेस या फिर आपकी कॉन्शियसनेस की जो क्वांटिटी है वो भी हाई है, और जो क्वालिटी है वो भी हाई है। यानी कि जिस वक्त आप कॉन्शियसली उठे हुए हैं, जागे हुए हैं किसी काम को लेकर, तो उस वक्त पे आपकी बॉडी फिजिकली भी वर्क कर सकती है, मेंटली आप उस चीज को समझ भी सकते हैं, और उस चीज में आप अपनी मेमोरी भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ड्राउजीनेस की स्टेट आती है, तो क्या होता है, ड्राउजीनेस की स्टेट आते हुए धीरे धीरे आप देखेंगे ऊपर से इसकी हाइट कम हो रही है, यानी कि आपकी जो मोटर बिहेवियर है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा अगर आप ड्राउजीनेस की स्टेट में आएंगे। जैसे ही ड्राउजीनेस से हटके आप हल्की हल्की नींद में आने लगेंगे, तो हल्की हल्की नींद में यहाँ पे आप देखो तो कलर जो है इसका चेंज हो गया डायग्राम का, क्योंकि कॉन्शियस से नॉन कॉन्शियस स्टेट में आने लगा है। अब इस नॉन कॉन्शियस स्टेट में धीरे धीरे लाइट स्लीप होगी, और आप तीनों पैरामीटर्स में देखेंगे तो ये पीछे की तरफ भी आ रहा है, यहाँ से भी पीछे आ रहा है, और ऊपर से भी नीचे आ रहा है। मतलब कि जो तीनों पैरामीटर्स हैं आपके, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस और एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोटर बिहेवियर, तीनों ही आपके जैसे जैसे आप इनको समझने लगेंगे तो ये तीनों ही कम होने लगेंगे। और लास्ट में जो कॉमा की स्थिति दी गई है, कॉमा वाली स्थिति वो है जब ना ही आप अवेक हैं यानी कि उठे हुए हैं, ना ही आप बिहेवियरली उन चीजों को एक्टिवली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और ना ही आप उन चीजों को समझ पाएंगे एक वक्त के बाद, क्योंकि जो कंटेंट है कॉन्शियसनेस का वो भी धीरे धीरे डाउन हो जाता है कॉमा की कंडीशन में। जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है किसी भी ऑपरेशन से पहले किसी व्यक्ति को, तो जनरल एनेस्थीसिया में कुछ पार्ट वो अपनी बॉडी का मूव कर सकता है, बहुत माइनर जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस है उसकी बॉडी में वो चलते रहते हैं, जैसे कि कॉमा में भी चलते रहते हैं। बट जनरल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो बॉडी के कुछ पार्ट मूव कर सकते हैं, जैसे पर्टिकुलर अगर आपको पैर का किसी का ऑपरेशन होना है, तो पैर में अगर उसको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, उसका पूरा ब्रेन में जो पार्ट सेंस करने वाला है कि उसको पेन हो रहा है, एनेस्थीसिया उसको पेन को एहसास खत्म कर देगा। पेन उसको हो रहा होगा लेकिन एहसास नहीं होगा, बट उस वक्त पे उसकी आंखों की ब्लिंकिंग, कान से उन चीजों को सुनना, स्मेल करना, ये सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन जब कॉमा की कंडीशन होती है तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से कॉन्शियसली अवेक स्टेट से जब आप ड्राउजीनेस की तरफ, लाइट स्लीप की तरफ, डीप स्लीप की तरफ आते हैं, तो धीरे धीरे कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और मोटर न्यूरॉन बिहेवियर तीनों ही धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। इसी डायग्राम को सिंपली आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें हम 3 डायमेंशन के बजाय 2 डायमेंशन में बात करें, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ही हम उसकी कंटेंट को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम बिहेवियर जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको ना दिखाते हुए हमने क्या किया है, जो ये आपका थर्ड डायग्राम है, हर एक लाइन का प्रोजेक्शन इस बेस पे अगर हम कर दें तो क्या होगा, कॉमा, इस बेस लाइन पे कॉमा यहाँ पे आएगा, जनरल इन एनेस्थीसिया इस तरह से होगा, डीप स्लीप इस तरह अपना प्रोजेक्शन डालेगी, लाइट स्लीप कुछ यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करेगी, ड्राउजीनेस इस जगह पे होगा, कॉन्शियसली अवेकनेस यहाँ पे होगी। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको 2 डायमेंशन में ज्यादा इजीली समझ सकते हैं कि कॉन्शियसली वेकफुल है, धीरे धीरे हम वेकफुलनेस हमारी कम हो रही है, कॉन्शियसनेस का कंटेंट कम हो रहा है तो लाइट स्लीप की तरफ आएंगे, और कम होगा तो डीप स्लीप की तरफ आएंगे, और कम होगा तो जो वो जनरल एनेस्थीसिया या फिर कॉमा वाली स्टेट होगी। इसी के साथ एक कंडीशंस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब अभी हम देखेंगे आगे, कल हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं शायद उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम लाइट स्लीप और डीप स्लीप की बात करते हैं तो उसके बाद आपकी रैम स्लीप आती है, रैंडम आई मूवमेंट वाली स्लीप। रैंडम आई मूवमेंट वाली स्लीप में क्या होता है कि कॉन्शियसनेस का लेवल तो आपका डाउन होता है, यानी कि आप उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे जो बाहर से हो रही हैं, आप पूरा कंटिन्यूअसली ड्रीम वाली कंडीशन में होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखों का मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा होता है, यानी कि कॉन्शियस आप हैं, जो चीजें आप सपने देख रहे हैं उनको आप महसूस कर पा रहे हैं फुल तरीके से, लेकिन आप अपनी मोटर न्यूरॉन सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप
हाथ पैर नहीं हिला सकते, केवल आपका आंखों का मूवमेंट चलता है रैंडम आई मूवमेंट में। और उसके बाद जो हेल्यूसिनेशंस या फिर जो आपके ये कहें कि नाइटमेयर्स होते हैं, ल्यूसिड ड्रीम्स जिनको कहा जाता है, उनमें आप बिल्कुल ऐसा महसूस करते हैं कि ये सब चीजें वास्तविक रूप से आपके साथ हो रही हैं। कॉन्शियसली अगर देखा जाए तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मतलब जो जो उस सपने में आपके साथ हो रहा है, आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि ये सच में हो रहा है, और आप डर के एकदम से उठ जाते हैं। वो एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि रैम स्लीप जो है, उसमें कुछ पोर्शन कॉन्शियस है और कुछ पोर्शन अनकॉन्शियस है, लेकिन जो अनकॉन्शियस पोर्शन है उसकी कंटेंट यानी कि उसकी क्वालिटी ज्यादा है कंपेरेटिव टू कॉन्शियस वन। रैम स्लीप में आप ड्रीम्स को महसूस कर सकते हैं, लेकिन केवल आंखें मूव होती हैं। और ल्यूसिड ड्रीम की कंडीशन में हो सकता है कि आप इतने गहरे ट्रॉमा में हो कि जो चीजें आपको सपने में दिख रही हैं उनकी वजह से आप अपने हाथ पैर भी चलाने लगे। जैसे बहुत लोगों को नींद में अटैक्स आते हैं, उनको नींद में कुछ सपना दिखता है, वो छटपटाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की स्टेट्स आपकी कॉन्शियसनेस की होती हैं। इसी तरह दो कॉन्शियसनेस की स्टेट्स और हैं, एक मिनिमल कॉन्शियस स्टेट और एक अनरिस्पॉन्सिव वेकफुलनेस। मिनिमल कॉन्शियस स्टेट लगभग लगभग आपकी लाइट स्लीप की तरह ही होती है, जिसमें आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं बट आप उनके प्रति रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें आपकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा है, लेकिन कंटेंट कॉन्शियसनेस का कम है। मतलब क्या है इसका, कि आप उन चीजों को देख रहे हैं, एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, लेकिन आप ब्रेन से, माइंड से, अपनी थिंकिंग से पूरी तरह उसमें कनेक्टेड नहीं है। और एक लास्ट कंडीशन आती है आपकी अनरिस्पॉन्सिव वेकफुलनेस। मतलब आप जागे हुए हैं लेकिन आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, या फिर आप सोए हुए हैं, सब चीजों को सुन रहे हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्स करके उनको जवाब नहीं दे सकते। जैसे कई बार हम बोलते हैं आधी कच्ची नींद में हमें बाहर की सारी बातें सुनाई दे रही हैं, जिस वक्त हम सोए ही हैं उसके लगभग आधा पौन घंटे बाद कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में किसी को आवाज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम बोल रहे हैं, सामने वाला हमें सुन नहीं पा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हम एक्चुअल में नहीं बोल रहे होते, हमें सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि हम बोल रहे हैं। तो ये अनरिस्पॉन्सिव वेकफुलनेस की स्टेट है। इस तरह से ये आपके कॉन्शियसनेस के डिफरेंट डिफरेंट अल्टर्ड स्टेट्स होते हैं। इन्हीं अल्टर्ड स्टेट्स को कुछ ड्रग्स भी अफेक्ट करते हैं। ये सब चीजें हमने कल नहीं पढ़ी थी, तो जो लोग कल नहीं थे वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो कॉन्शियसनेस की स्टेट्स को अल्टर करते हैं। जैसे कुछ डिप्रेसेंट्स होते हैं जो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डाउन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स। अल्कोहल का इफेक्ट सभी लोग ऑलमोस्ट जानते हैं। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, अल्कोहल अगर ज्यादा ले लेते हैं, वो डिप्रेसेंट होते हैं, यानी कि अगर किसी को डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि वो उनके ब्रेन में उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ डिप्रेशन कम हो गया है, बट एक्चुअल में वो डिप्रेसेंट्स क्या काम करते हैं, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी अफेक्ट करती है। क्योंकि उसके बाद आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो अफेक्ट करती है डिप्रेसेंट्स के थ्रू। या फिर जो स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे कि कोकेन या कैफीन, अगर आपको नींद आ रही है, आप कॉफी बना के पी लें, तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एकदम से आपको अवेक कर देता है। बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए रात को कॉफी पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉफी पीने से क्या है, कैफीन उनको मिलेगा बॉडी में जो जाएगा, और वो धीरे धीरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देगा। ये दोनों ही डिप्रेसेंट्स हो चाहे स्टिमुलेंट्स हो, दोनों ही आपके क्वांटिटिव फैक्टर्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। और दोनों टाइप के ड्रग्स आपकी बॉडी में कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी को इम्प्रूव या फिर डिक्रीज कर देते हैं। कुछ डिप्रेसेंट्स या फिर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जिनको लेने के बाद जो हेल्यूसिनेशंस होते हैं कि सामने कुछ और है, आपको महसूस कुछ और हो रहा है। अगर आपने सुना हो तो कोकेन जो एक होती है, या फिर जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो पर्टिकुलर ड्रग्स है, हीरोइन नाम से जिसको जाना जाता है, अगर हीरोइन वाला ड्रग्स कोई यूज करता है तो उसको नहीं पता कि उसके सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो लोग इतने ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ ड्रग्स भी अल्टर करती हैं कॉन्शियसनेस की स्टेट्स को। अगर ये ड्रग्स आप लेते हैं तो भी आपकी जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि आपकी जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस अल्टर करने लगती है, या तो क्वांटिटी के बेस पे या फिर अपनी क्वालिटी के बेस पे। या तो उसकी क्वांटिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, या फिर डिप्रीव हो जाएगी।
यानी कि कम हो जाएगी। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस की अल्टर्ड स्टेट्स हमारे पास हैं, जिसमें कि हमने कुछ मेन चीजें देखी हैं। और इसमें हमारा जो स्लीप वाला पॉइंट है इन अल्टर्ड स्टेट्स में, ये स्लीप वाला पॉइंट आपके सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। तो स्लीप को अब हम डीप में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि स्लीप क्या है और स्लीप के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। ये वाला पोर्शन हम लोग कल कर चुके हैं, स्लीप वाला। जो लोग कल थे वो लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लें कि स्लीप का क्या क्या पोर्शन बताया गया था। बाकी अभी अगर किसी को इसमें जो अभी तक हमने पढ़ा है इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।